द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट को लोग उसी तरह समझते हैं कि जिस तरह से मंडी से कोई दुकानदार माल खरीद के लाता है और दुकान पर सुबह से शाम तक के दौरान बेच लेता है, या इसको कोई जनरल स्टोर समझते हैं, व्यापार समझते हैं। ये व्यापार नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। उस दृष्टि से किसी भी प्रकार का विचार करना, शेयर मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें 90-85% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इसको भिंडी मिर्ची या आलू प्याज समझते हैं। जस्ट लाइक दैट समझते हैं। सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, आज खरीदा परसों बेच दिया, 2% मिल गए, 4% मिल गए, 2000 मिल गए, 5000 मिल गए, 10,000 मिल गए, 20,000 मिल गए। और जो नया आदमी आते हैं वो तो ये समझते हैं अगर उन्होंने 2-5 दिन में पैसे कमा लिए, 2-5-10,000 रुपये भी, तो वो पहली बात तो समझता है कि ये तो बहुत आसान काम है, तू तो एक्सपर्ट आदमी है, तू थोड़ा ईमानदार, इतनी देर से क्यों आया इस बाजार में, ये तो बहुत देरी होगी तेरे को आने में। तो वो सौदों की गति को और बढ़ा देता है और परिणाम क्या होता है, झटके तो आते हैं बाजार में। बुल फैज में भी छोटे छोटे 2-2, 3-3 दिन की मंदी के भी झटके आते हैं और 2-4-6 महीने की भी आ जाती है। जैसा ये पिछली बार 6 महीने का झटका आया था, राइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च या 5 अप्रैल तक समझ लीजिए, ये झटका आया था। तो बराबर कर गया, जितना कमाया था 2-4 साल में बराबर निपटा गया लोगों को। लेकिन जो पारखी लोग हैं शेयर बाजार में, मजे हुए हैं, या पहले जो बहुत बहुत परेशानियां झेल चुके हैं, घाटे झेल चुके हैं, अग्नि परीक्षा के दौर से निकल चुके हैं। हर व्यक्ति शेयर बाजार में अग्नि परीक्षा के दौर से निकलता है। अग्नि परीक्षा के बिना डिग्री शेयर बाजार में नहीं मिलती है। डिग्री मिलने का मतलब अच्छा खासा पैसा कमा जाना। इसलिए पारखी बनने के लिए एक संयम, साधना, तपस्या, अध्ययन, मंथन, चिंतन, इन चीजों की आवश्यकता होती है। और इन चीजों को कोई सुनना ही नहीं चाहता बाजार में। सब दीवाने हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो ये बता रहा था, ये टिप है, ये वो आ रहा है, ये इसमें वो खरीदा है, वो झुंझुनवाला ने खरीदा है, ये विजय केडिया ने खरीदा है, ये वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। ये सब नकल करी कराई बातें हैं। शेयर बाजार में मैं आज जो चिंतन कर रहा हूं, मैं वीडियो तो काफी बना चुका हूं, 700 वीडियो करीब में बना चुका हूं और 200 शेयरों की वीडियो बना चुका हूं कम से कम। और उनके ऊपर जो क्रीम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज थी, हिंदुस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो क्रीम थी, उसके ऊपर मैं रिपीटेडली वीडियो बना चुका हूं। जब जब उन शेयरों में परिस्थितियां बदली तो बनाता रहूंगा। मैं कोई थकने वाला नहीं हूं। लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि मैं पूरी ताकत से वीडियो बनाता हूं और ऐसे वीडियो बनाता हूं कि जो पटापेक्ष कर देते हैं, एक एक तार खोल कर रख देते हैं उन शेयर्स का। और बढ़ाते हुए भी साल भर हो गया मेरे, ऐसा नहीं कहा मैं क्वाइट ए न्यू मैन। और किसी दिन तो देखते हैं 10,000 आदमी और किसी दिन देखते हैं 1,500 आदमी। तो वो क्या करते हैं कि वो हेडिंग देख करके छोड़ देते हैं। उसको हेडिंग देखी, अरे बेकार है, कुछ नहीं। अरे भाई, हेडिंग मैंने मेरे हिसाब से लगा दी। अगर आपको खोल के देखो तो सही, उसमें है क्या, अंदर आपके काम की चीज है भी या नहीं। तकलीफ नहीं करते हैं देखने। और जिन वीडियोस को मैं बेमन से बनाता हूं, जल्दीबाजी में बढ़ाता हूं, जिस दिन समय का अभाव होता है उस दिन बढ़ाता हूं, वो कई वीडियो चल बैठते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं होती कि इन वीडियो को देखेगा भी, उनको 10,000 आदमी देख डालते हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ये इस बात को दर्शाता है कि पीपल खाली झूठी और मतलब दिखावट पर, चमक पर। मैंने हेडिंग अच्छी सी लिख दी तो लोग 10,000 आदमी, 20,000 आदमी टूट पड़े उस पर।
हेडिंग थोड़ी सी मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही लिखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ। नकली हेडिंग मेरे से नहीं लिखी जाती, बनावटी हेडिंग मेरे से नहीं लिखी जाती। मैं वास्तविकता के बहुत सन्निकट होता हूँ। तो सवाल ये उठता है कि मैं इस बात से, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों मैं कोई पैसे कमाने नहीं आया हूँ। आई एम हियर टू फुलफिल माई हॉबी। मैं तो, मेरी एक इच्छा थी जिसको मैं पूरी कर रहा हूँ भाई। मैं आई विल हेल्प दी स्मॉल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को लाभ लेना चाहे ले, ना लेना चाहे ना ले, मेरे को क्या दिक्कत है। आई एम लिस्ट कंसर्न। और मैं तो जेब से ही दूंगा एडिटर के पैसे भी। जो एडिटर को पैसा देना पड़ता है मुझे हर महीने, वो मैं मेरी जेब से दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आखिरकार असली सोना इस बाजार में कहाँ है, इस बात के खोज और अनुसंधान की आवश्यकता है, जिस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। किसी को कहो रिलायंस का शेयर खरीद लो, साहब बेकार है तो चलता ही नहीं। साहब ये बेकार है, रद्दी शेयर है, तो किस काम का शेयर है। किसी को कहो अडानी का शेयर खरीद लो, अडानी पोर्ट का के चोर आदमी है। उससे पूछो चोरी क्या की, अरे साहब आप जानते नहीं, बिल्कुल चोर आदमी, वो यही कहेगा। किसी से कह दो एलएनटी का शेयर है, ये रद्दी है, मतलब इंफ्रा का शेयर है, वो यानी कतई वो ये भी नहीं पूछेगा उस कहने वाले से, भाई कोई चलता फिरता आदमी कह रहा हो जब तो ठीक है। लेकिन एक पढ़ा लिखा समझदार अनुभवी तपस्वी आदमी ये कह रहा है शेयर बाजार में, जिसने एक लंबे टाइम तपस्या और साधना की है, वो ये कह रहा है कि शेयर अच्छा है, तो उसको मानो ना मानो ये तो आपका आउटलुक है। लेकिन सुन तो लो यार, मतलब वो ही ले दे के पेटीएम खरीदना और स्विगी खरीदना या जोमेटो का शेयर खरीदना। साहब जोमेटो में डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जोमेटो में 10-20 मिनट 25 मिनट टीवी पर चर्चा नहीं होती। एलएनटी पे कभी नहीं होती, रिलायंस पर भी नहीं होती चर्चा। और यस बैंक, सुबह अफवाह आई आज कि यस बैंक को एक जापानी बैंक खरीद रहा है, मतलब सुमिटोमो। धड़ाधड़ उसको बढ़ा दिया, फिर सुमिटोमो यस बैंक का खंडन आया तो भी वो गिरा नहीं, वो शेयर गिर गया होगा। अब तो शायद कर काफी टाइम हो गया, मैं दूसरे काम में व्यस्त था मैं। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, असली सोना कैसे तलाशा जाए, असली सोना कहाँ है, इस बात को सर्च करो, लेकिन सोना तसल्ली से मिलेगा। आज आपको कोई सोने की खान अलॉट हो गई, वाकई मतलब फिजिकल खान, क्या ऊपर सोना पड़ा हुआ है क्या उसमें? सोने की खान को भी तैयार करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सोने की खान के ऊपर जो ऊपर की परतें हैं मिट्टी की, चट्टानों की, वो हटानी पड़ेंगी। और कितनी गहराई पर सोना मिलेगा, आपका आकलन था कि साहब 5 मीटर गहराई पे सोने की मिट्टी या सोने की कण मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन वो हो सकता है 8 मीटर नीचाई पे मिलेगा। 10 पॉसिबल है। और आपने सोचा था कि कहीं सब जगह मिलेगा, इसमें तो बिल्कुल परत की तरह मिलेगा। हो सकता है उसमें फैला हुआ मिले, थोड़े से गैप से मिले। फिर आपने सोचा था कि साहब परसेंटेज जो प्योरिटी है गोल्ड की, जो गोल्ड की ईड आएगी उसमें से, वो साहब इतनी परसेंट है, लेकिन वो हो सकता है उससे भी कम हो या उससे ज्यादा भी हो। तो तसल्ली रखने की आवश्यकता है। और फिर ये भी होता है कई बार जो आप गहराई में जाओगे प्योर माल निकलेगा उसमें, ऊपर ऊपर थोड़ा हल्का माल है। वही शेयर की पोजीशन है कि आज जैसे मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा आज। आई विल गिव यू 3 एग्जाम्पल्स, और बड़े मोटे रूप में दूंगा। और फिर आप चिंतन, मंथन, अध्ययन, अध्यापन, विश्लेषण, आत्मविवेचन करें उस पर तीनों। खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं अध्ययन करने के तरीके बता रहा हूं आपको। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, आई एम ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ दिस मार्केट, बट आई डू नॉट रिकमेंड। तो पोजीशन ये है। अब देखिए रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का जो शेयर है वो उसका पी रेशियो आज 27। इस मार्केट में रिलायंस के शेयर का पी रेशियो 27 है मतलब। और रिलायंस क्या क्या काम करता है? रिलायंस काम करता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, तेल गैस निकालता है। ये 3 तो इसके कोर बिजनेस पहले से चले आ रहे हैं। और जो नए बिजनेस अडॉप्ट किए हैं पिछले 10-20 सालों में, वो रिटेल चेन है, टेलीकॉम का बिजनेस है, और एक ग्रीन एनर्जी का प्लांट इन्होंने और लगा दिया 75,000 करोड़ रुपए का, जो पार्शली कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन में आ गया पार्शली। और धीरे धीरे फैजेज में 1.5 साल में वो प्रोडक्शन में पूरी तरह आ जाएगा।
दूसरी बात है कि इस बात को कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बना रहा है मुकेश अंबानी। ये तो सबको मालूम है कि मुकेश अंबानी का कुत्ता मर गया और नीता अंबानी ने ये कहा है और अनंत अंबानी ने ये कहा, आकाश अंबानी ने ये कहा है, ये तो सबको मालूम है। नीता अंबानी कैसी साड़ी पहनती है, क्या खाती है, क्या पीती है, ये सब मालूम है। लेकिन मुकेश अंबानी के प्रोजेक्ट क्या क्या है, वो क्या क्या कर रहे हैं, इस बात को कुछ सुनने तक को तैयार नहीं। तो ये दीज आर दी कोर बिजनेसेस ऑफ, एंड ये डाटा सेंटर बनाने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के साथ 3.5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है नहीं? और पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये करते ही रहेंगे। बड़े ग्रुप्स हैं ये, जिन्होंने 50-40 साल के इतिहास में टाटा को पीछे छोड़ दिया, बिरला को पीछे छोड़ दिया। दे विल डू इट। तो रिलायंस का जो पी रेशो है आज, वो 27 का है, 27.4 है पी रेशो आज की तारीख में, आज के भावों पर। और भारतीय एयरटेल का जो पी रेशो है वो 57 है, और डी मार्ट का जो पी रेशो 90 है। भारतीय एयरटेल, डी मार्ट, इनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि रिलायंस जो इनकी लाइन ऑफ बिजनेस है इन दोनों कंपनियों की, उनमें से एक एक वर्टिकल जो है डी मार्ट में, एक रिटेल का बिजनेस डी मार्ट में है और टेलीकॉम का बिजनेस भारतीय एयरटेल में। ये कंपैरिजन है, मैं आपसे बता रहा हूं। तो भारतीय एयरटेल का जो पी रेशो है वो तो 57.1 है, और रिलायंस का 27.4 है, और डी मार्ट का 90 है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप कहोगे कि साहब वो सारा बिजनेस रिलायंस का टेलीकॉम और रिटेल का ही थोड़ी है। अब इसका भी करते हैं, मैं आपसे बताऊं। रिलायंस के ईबिटा में 66% ईबिटा रिटेल और टेलीकॉम से आता है। समय समय के हिसाब से अब इनका जो कोर बिजनेस है रिफाइनरी का और पेट्रोकेमिकल का, उसका रेशो इनके टोटल बिजनेस में से उसका प्रोपोर्शन कम होता चला जाएगा, होता जा रहा है और होता चला जाएगा। क्योंकि ये इस ऑयल बिजनेस में अब कोई नए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब पेट्रोकेमिकल में छोटे मोटे प्लांट और लगा रहे हैं, तो वो कोई खास बात नहीं है। और वो पेट्रोलियम प्लांट, जो पेट्रोकेमिकल प्लांट हैं, उनकी अपनी अपनी एक महत्व होगी, मतलब उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। और पेट्रोकेमिकल के अंदर भी अगर आप दीपक नाइट्रेट जो फिनोल बनाता है, उसका आज भी मैं समझता हूं 30-35 से कम का पी रेशो नहीं। एसआरएफ, चलो एक वो फ्लोरोकेमिकल बनाता है, दैट इज हाई टेक्नोलॉजी गैस है, उससे कंपेयर नहीं कर रहे हम। तो दीपक नाइट्रेट से कंपेयर कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम बेस्ड फिनोल बनाता है। तो ऐसी सूरत में अब देखिए, सुनिए, अब रिलायंस की ये पी रेशो की बात कर दी, ये प्रोपोर्शन बता दिया मैंने। इसी तरह से भारत के अंदर जो टॉप रैंकिंग कंपनीज हैं, जो वेल परफॉर्म करती हैं, साल 2 साल 1.5 साल में थक मत जाइए, परेशान मत होइए उन कंपनियों से। उनको डाल दीजिए, डिविडेंड लीजिए, डिविडेंड का आनंद लीजिए। वो कंपनियां निश्चित रूप से पैसे देंगी। कोई कंपनी 4 साल में दे देगी तो 4 साल की सारी कसर निकाल देगी, आगे चल के निकाल देती है। तो कोई कंपनी 3 साल में देगी, कोई कंपनी 6 साल में देगी। इसका मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा 7-8 साल पड़ा रहा, कुछ नहीं दिया इसने। और जब दिया इसने तो इतना तगड़ा दिया है कि कितने ही झटके लग लिए बाजार में, लेकिन इसने कोई झटका नहीं खाया है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा आइशर मोटर है, ये रिकमेंडेशन नहीं, खरीद मत लेना भाई। ऐसी सूरत में मारुति का शेयर है, जैसे ठीक है, बढ़ करके थोड़ा शांत पड़ा है। ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर रहा है। आयशर मोटर का शेयर है, इनका वोल्वो से भी जॉइंट वेंचर है, और बुलेट मोटरसाइकिल भी बनाते हैं, और भी कई और ट्रैक्टर भी बनाते हैं। छोटी सी इक्विटी है 27 करोड़ रुपए की, जिस पर 15,000-20,000 करोड़ का सेल है। टाटा मोटर भारत की सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अल्ट्राटेक सीमेंट, द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंपनी। अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट,
आईटी कंपनीज, जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक्नो, विप्रो, टेक महिंद्रा और एलटीआई, माइंड ट्री भी अब बड़ी की कैटेगरी में आ गया है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन सबके पी रेशो 35 से नीचे नीचे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी केफिन टेक का, जिसमें बड़े इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन भी ज्यादा नहीं आते हैं, जो कंपनियां बताई मैंने, एक सर्टन रेंज के अंदर ये घूमती रहती हैं और इनमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, बड़े बड़े बिजनेस रिसर्च पे काम चलता रहता है, बड़े कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, 100 कंपनियां सोना उगलना शुरू करती हैं और रिवार्ड देती हैं कंपनी को। जैसे मैं आपसे बताऊं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार है एक गाड़ी, उस थार का ही दूसरा तीसरा वर्जन ला रहे हैं जो अगले 3-4 साल तक बुक है वो। ऐसी सूरत में सोना उगल रही है वो कंपनी आज। मारुति जैसी कंपनी को पीछे छोड़ गई, जो जापानी कंपनी मारुति सुजुकी। इसी तरह से बजाज ऑटो, हीरो मोटो, ये बरसों मतलब शांत पड़े रही थी, लेकिन जब इन्होंने पैसा दिया ना तो अपरंपार कर दिया पैसा। तो वही पोजीशन है। आज कहते मिल जाएंगे बहुत से साहब आईटी कंपनी में, साहब एआई आ गई साहब, अब तो ये खत्म हो जाएंगी कंपनी, लेकिन वो कतई सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है, ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करने को तैयार है, ना इस बात को सुनने को तैयार नहीं। खत्म होगी तो कैसे होंगी ये कहने को भी तैयार नहीं है वो। अरे भाई, जो खुद बात कह रहे हो वो कोई आधार तो होगा, कोई आधार नहीं, ठोक रहे हैं सुनी सुनाई बातों का। मेरे पास कई टेलीफोन आते हैं, सब आईटी शेयरों को बेच डालो, ये सब बर्बाद हो जाएगा, हम कह रहे हैं देखो आपको। तो मैं कहता हूँ हाँ, कल बेचता हूँ मार्केट खुलने के बाद, क्योंकि वो जिद मानेगा नहीं, वो आदमी सुनेगा ही नहीं मेरी बात। और मैं कहता भी हूँ, थोड़ा बहुत कहता, वो सुनता है, अरे नहीं आपको पता नहीं, आप समझते ही नहीं हो साहब, मानते नहीं आप तो पोजीशन। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अब जैसे केफिन टेक का पी रेशियो 54 है, वाइड फ्लक्चुएशन आते हैं इसमें, कैम्स है, विजय डायग्नोस्टिक है, 3-4 ही उदाहरण दूंगा इनके। विजय डायग्नोस्टिक का पी रेशियो 72 का है, मैं आपसे तो ऐसी सूरत में रिस्क फैक्टर उनमें बहुत ज्यादा है, वो जरा सा झटका लगता है औंधे पाते हैं, कंप्यूटर की मार को सह नहीं पाते हैं वो। ऐसी सूरत में इन कंपनियों के, आज मेरी बात सुनो, आपका कोई स्मॉल कैप कंपनी, आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही है, उसमें भी 35-40% जो प्रपोर्शन है वो लार्ज कैप का रखते हैं। कल को मार्केट कोलैप्स हो जाए तो ये कम से कम तुम्हारी स्कीम का जो एनएवी है इतना ज्यादा ना गिरे, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, एनएवी प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ न कुछ 35-40% हिस्सा उसमें रखते हैं। मल्टी कैप जो है, मल्टी कैप के अंदर भी मतलब आप ये समझिए 3 कैटेगरी कर दी, 25-25-25, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मिक्सिंग एंड मैचिंग इज वेरी एसेंशियल। और मैं हमेशा ये कहता हूँ 70-80% पैसा आप आईटी, आप मतलब लार्ज कैप में रखिए, सेलेक्टेड लार्ज कैप में, बिल्कुल क्रीम और रिव्यू करते रहिए, देखी जाएगी ऐसी सूरत में। और बाकी थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में खेलो, बल्कि स्मॉल कैप के लिए तो मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंडों में लगाइए पैसा। कारण क्या है कि उनकी रिसर्च विंग और उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। आज आप देखिए कि किसी स्मॉल कैप कंपनी की, मान लो 5 कंपनी का रिजल्ट आया आज, तो आप मुझे ले लीजिए, मैं तो रात दिन लगा रहता हूँ उस काम पे। मैं 5 कंपनी की कौन कॉल आएगी मैं सुन सकता हूँ क्या उसको? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। एक कौन कॉल को सुनने के लिए 1.5 घंटा चाहिए, बताइए। अच्छा, बाद में भी मैं पढ़ूंगा, कौन कॉल होने के बाद में ट्रांसक्रिप्ट को मैं पढ़ता हूँ, तो भी 30-30, 40-40 पेज की एक ट्रांसक्रिप्ट है, उसको कैसे पढ़ूंगा बताइए। तो उनके पास मैन पावर है, और ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैन पावर है, जो ब्रीफ करते हैं, जो चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर को ब्रीफ करते हैं। ब्रोकरिंग कंपनी आती हैं, हाथ पैर जोड़ती हैं, साहब हमारे शेयर खरीदो, सारी बात बताते हैं, सब कुछ देखते हैं, भालते हैं। सब इनसाइडर की बातें अलग है, इनसाइडर की बात कह दो, लेकिन है तो सब कुछ खेल इनसाइडर ही। मैं जैसे ये कहता हूं, आपको बताइए, जो एस्टिमेट आता है प्रॉफिट आने से पहले का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये होगा इस कंपनी का, ये इनसाइडर एक्टिविटी नहीं है क्या? ये उनको कैसे पता कि ये इतना प्रॉफिट आ रहा है? आज कोई भी माई का लाल ये फाइंड आउट कर सकता है क्या L&T के अंदर कि किस किस विंग के अंदर कितना कितना प्रॉफिट आएगा, कितना घटेगा? बाहर बैठा हुआ बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता। दिस इज ऑल इनसाइडर एक्टिविटीज। किसी ने तो बताया ही है उसको,
साहब ये ऐसा हो गया, इस कारण ये प्रॉफिट, तो ये एक्टिविटी की नॉलेज कैसे आई भाई? कोई अखबार में नहीं आई, मैगजीन में नहीं आई, कंपनी ने नोटिफाई नहीं किया इस बात को, तो एस्टिमेट बनाने वाले को कैसे पता कि ये होने जा रहा है? तो ये सब इनसाइडर चीजें उनको मालूम रहती हैं। जो बड़े हाथ हैं, आज 2 लाख 4 लाख करोड़ रुपए जो लेके बैठा है, उसके पास दुनिया हाथ जोड़ेगी, साहब हमारा शेयर खरीद लो, हमारा शेयर खरीद लो। इसलिए मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, मिड कैप म्यूचुअल फंड को प्रीफर करता हूं। मैं खुद, मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने डायरेक्ट भी शेयर खरीद रखे, और मैं म्यूचुअल फंडों में भी पैसा लगाता हूँ SIP के जरिए। और अब तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कर दिया कि भाई स्मॉल कैप शेयरों से तो डायरेक्टली उसी में लगाओ, सीधा म्यूचुअल फंड में लगाओ माथा फोड़ी से। अभी सैगिलिटी का शेयर था, फिर आप ये देखिए कि मेडी असिस्ट का शेयर था। इनकी वर्किंग अभी तक खराब नहीं आई, वर्किंग सही है अभी तक जो वर्किंग आई, लेकिन शेयर में धोखा दे गई। केफिन टेक का शेयर 1300 रुपये शेयर के 150 रुपये आ गया, अभी 1300 रुपये हुआ था। 1600 से 800 आया, 800 से 1300 आया, 1300 से वापस 1100 गए। इतने वाइड फ्लक्चुएशन, 20% के फ्लाइट पर एक दो दिन में स्मॉल कैप में आते हैं, लार्ज कैप में नहीं आते, क्योंकि उनमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, फ्लोटिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है बाजार में। तो ये और बड़े हाथ होते हैं, बड़े काम होते हैं, बड़े लोग डील करते हैं। तो दैट्स ऑल, आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।